ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको ये बताऊं कि फेडरल बोर्ड ने पेपर पैटर्न जो है 9th क्लास का और फर्स्ट ईयर का चेंज कर दिया। 9th क्लास का पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ और फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया। काफी ज्यादा चेंजेस है, काफी मेजर चेंजेस है पेपर पैटर्न के अंदर। ओके, और इसके अलावा सिलेबस भी आपका रिड्यूस कर दिया गया। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पेपर पैटर्न मैं इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा और साथ में मैं उनको डिस्कस भी करूंगा। ओके, सिलेबस है वो भी काफी रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस आपका इस तरह नहीं हुआ कि आपकी बुक से किसी भी किस्म का कोई भी चैप्टर जो है उसको निकाल दिया गया हो, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। लेकिन फेडरल बोर्ड ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर मॉडल पेपर शेयर किए हैं, उन मॉडल पेपर के अंदर आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक शेयर किए गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये वाले टॉपिक जो हैं आपके एग्जाम का हिस्सा होंगे। अब वो टॉपिक आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं थोड़ी सी पॉइंट की बातें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, तो वो जरा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहला पैराग्राफ तो सिर्फ उन्होंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, इसको आपने एक दफा रीड कर लेना है। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने फ्रेमवर्क की बात की है। करिकुलम 2022 से 2023 विल गाइड स्टूडेंट, टीचर एंड पेपर सेटर्स। स्टूडेंट विल रिसीव क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन इस मॉडल पेपर के अंदर दी जाएगी कि आपने कैसे एग्जाम के अंदर प्रिपेयर होना है। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब भी मेंशन की है। ये वाली जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समेटिव असेसमेंट, और आपके पास दूसरी है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर ये आपको समझ आ जाती है तो आपको सारी की सारी कहानी समझ आ जाएगी। समेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक के आगे समेटिव असेसमेंट लिखा होगा बच्चे, वो टॉपिक आपके एग्जाम का हिस्सा होगा। और जिसके आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा होगा will not be included in the final board examination। ये क्लास डिस्कशन से रिलेटेड होगा, यानी क्लास के अंदर तो ये टॉपिक डिस्कस होगा लेकिन ये टॉपिक आपके फाइनल एग्जाम का हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ समेटिव जो है असेसमेंट मेंशन्ड इन द असेसमेंट फ्रेमवर्क विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड के फाइनल एग्जाम के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये तीसरा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। जिन बच्चों को लगता है कि किताब से पढ़ेंगे और काम चल जाएगा, तो उन्होंने ये देखे वाजे लिखा हुआ है, इट इज रीइटरेटेड होता है दोबारा दोहराया गया, बार बार बताया जा रहा है, दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। एसएलओ बेस होंगे आपके पेपर, गिवन इन द रिस्पेक्टिव करिकुलम असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक हो गया। अभी नीचे जो मैं नीचे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने हर टॉपिक के आगे बताया हुआ है कि कौन सा पेपर में आएगा, कौन सा टॉपिक पेपर का हिस्सा नहीं है। जस्ट फॉर्मेटिव अप्रोच है। फॉर्मेटिव अप्रोच मीन कि जो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक के अलावा जो टॉपिक उन्होंने दिए हैं वो इस बार एग्जाम का हिस्सा होंगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट एंड टीचर मे कंसल्ट द बुक्स ऑफ पब्लिशर्स रिव्यूड बाय नेशनल करिकुलम काउंसिल अवेलेबल ऑन इट्स वेब लिंक। तो वो कहता है कि वेब लिंक से आपको किताबें मिल जाएंगी, हर तरह की गाइडलाइन मिल जाएगी, बट मोर ओवर द इंस्टीट्यूशन आर फ्री टू रिलाई ऑन एनी अदर वैलिड एंड रिलायबल इंस्ट्रक्शन रेफरेंस मटेरियल टू फुलफिल द इंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द एसएलओज ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक हो गया। आप कोई भी रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। केपीके बोर्ड की करें, पंजाब बोर्ड की करें, सिंध बोर्ड की करें, एनबीएफ की बुक करें, कैंटैब की बुक करें, किसी भी तरह की बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ये सारे सब्जेक्ट के लिए है, साइंसेस के लिए है, मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए। ठीक हो गया। तो कोई भी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेकिन आपका पेपर जो है असेसमेंट फ्रेमवर्क के टॉपिक से ही बनेगा जो नीचे उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए, ये कुछ उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं। असेसमेंट फ्रेमवर्क इंग्लिश कंपलसरी। तो यहां पे उन्होंने दो असेसमेंट को एक्सप्लेन किया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कम इन वेरियस forms ranging from informal method like classroom discussion, observation, questioning to more structured approaches such as quizzes, peers assessment and self reflection। ये सारे का सारा काम जो है क्लास एक्टिविटी से रिलेटेड है।
इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दीज मेथड्स आर नॉट लिमिटेड टू पेपर एंड पेंसिल टास्क, ठीक हो गया। तो ये पेपर या पेंसिल टास्क से रिलेटेड इनका कोई लेना देना नहीं होगा। द वर्सटिलिटी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट अलाउ एजुकेटर टू कैटर टू डिवर्स लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल तो आपको ये सिखाएगा ये मेथड, बट इट विल नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्जाम, आपके फाइनल एग्जाम का हिस्सा ये नहीं होगा। उसके बरक्स दूसरी तरफ आपके पास है समेटिव असेसमेंट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक होगा। ये फंडामेंटल कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक जो है आपके एग्जाम में आएंगे। डिजाइन टू एवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द कंक्लूजन ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जब भी आपका साल एंड होगा तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एग्जाम में आएंगे। अनलाइकली फॉर्मेटिव असेसमेंट विच प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक हो गया। समेटिव सर्व एज अ फाइनल मेजर्स व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड, तो फाइनल पेपर में ये टॉपिक आएंगे जो समेटिव होंगे और फॉर्मेटिव आपके फाइनल के हिस्सा नहीं होंगे। अब आ जाए, यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया हुआ है क्लास 9th एंड 10th के लिए। फॉर्मेटिव टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल है जो कि आपके ओरल से है रिलेटेड है। जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स की एक्टिविटीज बुक के अंदर आती हैं वो सारी की सारी आपकी बेटा फॉर्मेटिव होती हैं। एक्सरसाइज के अंदर अक्सर ओरल कम्युनिकेशंस आपकी आती हैं, वो फॉर्मेटिव होती हैं, वो आपकी एग्जाम का हिस्सा नहीं होगी। उसके बाद है आपके पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपके पास देखिए समेटिव लिखा हुआ है। समेटिव के अंदर आपसे कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आस्क एंड आंसर सिंपल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होता है वर्ड के साथ, ठीक हो गया। हायर ऑर्डर क्वेश्चन होता है व्हाई इज द ऑथर सेइंग दिस राइट नाउ, व्हाई डिड द ऑथर चूज दिस वर्ड, हाउ इज, यानी कि जो रीडिंग के अंदर आपको नहीं मिलेगा। सिंपल आपको रीडिंग के अंदर से मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास आ जाता है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक होगा। ये भी आपके पास समेटिव अप्रोच होगी जिसके अंदर एनालाइज द टेक्स्ट कंप्राइज द ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग इसके अंदर आ जाएगी। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर समरी राइटिंग आपकी आ जाएगी। दैट इज अ समेटिव अप्रोच, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आगे आपके पास रीडिंग फॉर मीनिंग, ये भी समेटिव अप्रोच है क्योंकि आपके सिनोनिम जो है आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास समेटिव अप्रोच हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है फॉर्मेटिव अप्रोच है, समेटिव अप्रोच है। एग्जामिन द पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ ड्रामा, ये आपके क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है स्टोरी या ड्रामा से रिलेटेड, ठीक हो गया, प्लॉट से रिलेटेड। एग्जामिन द पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ ड्रामा, ये 10th के अंदर भी उन्होंने शामिल कर दिया। 10th का इस बार शेयर हुआ है लेकिन पेपर पैटर्न 10th का नहीं बदला। अच्छा, उसके बाद आपके पास समेटिव अप्रोच होती है एग्जामिन अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एन इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट, ठीक है क्या। इस तरह के जो क्वेश्चन आपको आते हैं एंड पे दिए होते हैं वो आपके समेटिव होते हैं, लेकिन समटाइम जो फॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। सॉरी, ये फॉर्मेटिव होता ही नहीं है, ये समेटिव इसके आगे लिखा हुआ है, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया वाले क्वेश्चन जो हो गए, ठीक हो गया। कोर्स ऑफ द टेक्स्ट हो गया, सपोर्टिंग आइडियाज कौन कौन से हैं, ठीक है क्या। ऑब्जेक्टिव समरी हो गई, ये सारे के सारे आपके समेटिव अप्रोच होगी। गिव एन इन्फॉर्म्ड पर्सनल एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्स टू अ डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट, ये समेटिव अप्रोच है, ठीक हो गया, यानी कि एग्जाम का हिस्सा है। रीडिंग टू एनालाइज द डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ये समेटिव अप्रोच है और एग्जाम का हिस्सा होगा। और आपके इस बार पैराग्राफ राइटिंग आएगी, बल्कि आगे हम पेपर देखते हैं, ओके। डिटरमाइन द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू और पर्पस इन द टेक्स्ट, ठीक हो गया, समेटिव अप्रोच। समराइज द टेक्स्ट, समेटिव अप्रोच, ठीक है। तो ये इसको आपने खोल के एक नजर देख लेना है। जो समेटिव अप्रोच है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड किया गया है, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर पैटर्न की तरफ कि पेपर पैटर्न आपका उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये आप बहुत लंबी एक लिस्ट है जिसके अंदर आपको टॉपिक दिए हुए हैं, साइंसेस के लिए भी दिए हुए हैं, उनको भी आपने एक नजर मार लेनी है, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश का तो यही है कि आपका पेपर पैटर्न पे ही बेस करेगी सारी चीजें, ठीक हो गया। तो पेपर पैटर्न 9th क्लास का जो है, ठीक है, 18 नंबर की आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी, 3 नंबर का आपका स्टैंजा आएगा, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, स्टैंजा के पहले भी आते थे, 4 मार्क्स। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। ये आ गया आपका पेपर
तो आपके पेपर के अंदर सबसे पहले तो 15 नंबर के आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया, यानी एमसीक्यूज आपके 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने पेपर दिया हुआ है, ये जो नया है कल फेडरल बोर्ड ने अपलोड किया है अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर है, उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन वही कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपने 3-3 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन करने होंगे और 6 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन करना होगा और 18 नंबर का ये आपका पेपर होगा, ठीक है। ये करना है या ये करना है, पहले वाला जो है कंपलसरी होता है, उसके बाद वाले सारे मोस्टली ऑप्शनल होते हैं, ठीक हो गया। 18 नंबर के लिए आपको ये आएगा। फिर उसके बाद पैराफ्रेज करना होगा, आपने दोनों में से एक टॉपिक को, एक स्टैंजा को लेके पैराफ्रेज करना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, ठीक है, 3 नंबर का अबव क्वेश्चन आ जाएगा। 6 नंबर का रीड द फॉलोइंग स्टैंजा वाला आएगा, स्टैंजा पढ़ेंगे और नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये डिस्कस होगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आपका पहली दफा नया आया है 9th क्लास के सिलेबस में, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है 9th क्लास के अंदर पहली दफा इंक्लूड किया गया है, जो आपने यहां पर सुटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस जो है वो पुट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड आपका पहले भी आता था, यानी कि आपने टेंस को चेंज करना होता है, और उसके बाद पंक्चुएशन आपकी पहले भी आ रही थी, ठीक हो गया। तो आपने पैसेज को पंक्चुएट करना था। अब कैंडिडेट इज सपोज्ड टू स्पॉट एटलीस्ट 6 मिस्टेक, ठीक है, 6 जगहों पे पंक्चुएट करना है आपने उस पैराग्राफ को, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। और मेरा ख्याल है 3 नंबर की है तो आप 0.5 की एक आपकी जो मिस्टेक करेक्शन होगी। उसके बाद राइट लेटर टू द प्रिंसिपल, अच्छा पहले आपका ईमेल राइटिंग थी, अब ईमेल राइटिंग जो है स्किप हो चुकी है, तो लेटर राइटिंग ऐड हो चुकी है, ठीक है। लेटर राइटिंग या दोनों ऑप्शन में लेटर राइटिंग है क्लास 9 और 10 के अंदर, ठीक हो गया। सॉरी ये लेटर का टॉपिक है, सॉरी। उसके बाद लेटर है सेकंड बी एडिटेड टू हाईलाइट, ये पहला वाला आपकी एप्लीकेशन, ये भी लेटर फॉर्मेट में लिखनी है क्योंकि फॉर्मल एप्लीकेशन है आपकी। और उसके बाद ये लेटर जो है ये भी आपने एप्लीकेशन फॉर्मेट में, इसमें भी सब्जेक्ट ऐड होता है, ठीक हो गया। अगर आप वीडियोस देखें मेरी तो वहां पे मैंने एक आध वीडियो में इसका फॉर्मेट शेयर किया हुआ है। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है आपने, 6 नंबर के लिए 2 टॉपिक दिए हैं, उनमें से एक चूज करना है, 80 to 100 वर्ड्स उसकी लिमिट होगी। और लास्ट पे आपका क्वेश्चन होगा राइट डायलॉग बिटवीन अ लाइब्रेरियन एंड अ स्टूडेंट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। अच्छा याद रखिए कि पहले यहां पर एक क्वेश्चन आता था आर के बाद, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, उर्दू में पैसेज दिया होता था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। वो क्वेश्चन से आपकी जान छूट गई है, वो स्किप हो गया है। अब दोनों ही डायलॉग के टॉपिक जो है फेडरल बोर्ड ने यहां पर दिए हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा तो आप डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न। फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न जो है उसके अंदर भी चेंजेस आए हैं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने आपको 20 नंबर के आपने ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, जो कि पहले भी थे, इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं आया, ठीक हो गया। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ये पहले भी मौजूद था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट ईयर में ये है कि क्वेश्चन एक जो है वो 4 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। और फिर स्टैंजा आएगा जिसके अंदर इनके सिलेबस में पैराफ्रेजिंग इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जिसके लास्ट पे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, सॉरी एक स्टैंजा आता है जिसके लास्ट पे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और उन क्वेश्चन का आपने आंसर करना होता है, 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, यानी कि जो प्ले आपका होता है, प्ले में से एक क्वेश्चन आता है आपको 6 नंबर के लिए, यानी आपको कैरेक्टर पूछ सकते हैं, सेटिंग पूछ सकते हैं, प्लॉट पूछ सकते हैं, स्टोरी पूछ सकते हैं, क्लाइमेक्स पूछ सकते हैं, एंटी क्लाइमेक्स पूछ सकते हैं, ओके दीज आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जो कि सेटिंग, थीम, प्लॉट वगैरह होता है। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ठीक हो गया। जॉब एप्लीकेशन आपने लिखनी है, ठीक हो, इंग्लिश टीचर के तौर पर आपने हायर होना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स यूज्ड इन द सेंटेंस,
आपको 6 इडियम दिए हुए हैं, उनमें से आपने करेक्ट मीनिंग आगे ब्रैकेट में दिया होगा, आपने एक उनमें से चूज करना होगा। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। अब आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपके पेपर के अंदर डाल दिए गए हैं फर्स्ट ईयर के पेपर में। तो एक्सक्यूज मी, आई एम ट्रबल, कुड यू हेल्प मी आउट, ये आपका पैसेज है, इसको आपने नरेट करना है, यानी एक्टिव में दिया हुआ है, पैसिव में चेंज करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, पैराग्राफ, ठीक हो गया, लाइंस को, पैराग्राफ को आपने पंक्चुएट करना है। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी, अच्छा ये रिपोर्ट राइटिंग है, ये पहले आपके सिलेबस में नहीं थी, सेकंड ईयर के सिलेबस में थी, अब ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी इंक्लूड हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये कुछ आउटलाइन दी हुई है इसी से रिलेटेड, ठीक है। लास्ट पे फिर अब आपके पैसेज के आपके सिलेबस में पैराग्राफ राइटिंग भी ऐड हो गई है, क्योंकि पहले आपने 80 to 109 में लिखा था, अब 100 to 120 के अंदर आप लिखेंगे। 2 दिए हुए हैं, किसी एक टॉपिक पे आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक हो गया। तो ये था फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि जिसके अंदर चेंजेस आए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। काइंडली शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड, फॉर दैट दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट, उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है। और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ओके, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।